देखिए टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर मतलब इंडिया में यूरोपियन पावर्स कैसे आ रहे हैं और वो अपना कैसे डोमिनेंस यहाँ पे। तो बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं कि इंडिया में यूरोपियन पावर्स क्यों आ पाए। तो सबसे बड़ा मेन कॉज जो रहा वो है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगिन टू वीकन रैपिडली। यानी औरंगजेब की जैसे ही डेथ होती है वैसे ही मुगल एम्पायर वीक हो रहा है। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और हम लोग ये जानते भी हैं कि 1707 ये वो ईयर है जब औरंगजेब की डेथ होती है। और इसके बाद से ही अब जो मुगल पावर है वो डिक्लाइन पे जा रही है। एट द सेम टाइम यूरोपियन पावर वर एक्सपेंडिंग देयर मैरीटाइम यानी ओशियन पावर कैपेबिलिटीज एंड सर्चिंग फॉर डायरेक्ट ट्रेड रूट्स टू एशिया। जिस टाइम औरंगजेब की डेथ हो गई और मुगल एम्पायर वीक है उसी टाइम में यूरोपियन पावर्स मतलब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है ना, पोर्तुगीज हो गए, डच, हॉलैंड, ये सभी लोग, ये सभी कंट्रीज अपनी अपनी पावर को ओशियंस में इंप्रूव कर रहे हैं। मेरी टाइम मतलब ओशियंस के अंदर। और वो चाहते हैं कि एक डायरेक्ट ट्रेड रूट डेवलप हो जाए यानी बिजनेस करने के लिए एक रूट बन जाए। और यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेड है वो सिर्फ इंडिया से नहीं करना है, एशिया से करना है। इंडिया बिकेम द मेन अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रिच मार्केट्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। कहने वाली बात यह है कि उनको तो बिजनेस करना सभी के साथ, सभी एशियन कंट्रीज के साथ, लेकिन इंडिया उनका मेन अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल के बिजनेसेस हैं, कपड़े है ना, एंड ट्रेड की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यानी सिर्फ ये दो चीजें ही नहीं है, इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। स्पाइसेस और टेक्सटाइल तो दो हो गए मेन बड़े बड़े कंपोनेंट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रेड कर सकते हैं। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स मतलब यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। अब इसको याद रखना, ये लाइन ही मतलब एक तरीके से वन मार्कर हो गया जो एमसीक्यूज में वगैरह में कभी आ सकते हैं किसी नॉर्मल एग्जाम के अंदर, कि इंडिया में कौन सी यूरोपियन पावर सबसे पहले सी के रूट के थ्रू पहुंची। तो पोर्टुगीज, पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। अब कौन आया है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पोर्टुगीज, सबसे पहला टॉपिक ही अपना हो जाएगा पोर्टुगीज की। पोर्टुगीज का रहे हैं समझते हैं। अराइवल एंड अर्लियर या फिर अर्ली एक्सपेंशन, कब आए और किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह करेंगे। पोर्टुगीज किंग हेनरी द नेविगेटर, ये नाम आपको ध्यान रखना है, हेनरी द नेविगेटर एनकरेज सी ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन। मतलब यहाँ का रूलर ही इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जो भी लोग ओशियंस के थ्रू ट्रेवलिंग करते हैं, एक प्लेस दूसरे प्लेस जाते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाएं, एक्सप्लोर करें दुनिया को। और उस एक्सप्लोरेशन में सी ट्रेवल, समुद्र के रास्ते से ट्रेवल को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा है वास्को डा गामा, जिसे वास्को डी गामा अपन लोग बोलते हैं। तो स्पेलिंग ध्यान रखना है, VASTODAGAMA, वास्को ड गामा रीच्ड कालीकट इन 1498 वाया सी रूट। अब देखो, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, औरंगजेब की डेथ हुई है 1707, जबकि पोर्तुगीज में पहला इंसान कब आ चुका है इंडिया, 1498 में। तो समझने की बात यह है कि 1498 से लेकर 1707 तक बस ये वेट कर रहे हैं, धीमे धीमे समझ रहे हैं एरियाज को, है ना। और यहाँ की मेंटेलिटी, यहाँ के ट्रेड बिजनेसेस कैसे होता है, पब्लिक मेंटेलिटी कैसे है, कौन सी चीजें यहाँ मिलती है, बस तब से ये एनालाइज कर रहे हैं। अगर मोटा मोटा आप समझो कि वो 1700 और ये 1500 है, तो लगभग लगभग 209 साल मतलब 200 ईयर्स। और एग्जैक्टली लिखो तो 20, आई थिंक 209 ईयर हो जाना चाहिए, है ना। 209, 200 सालों से बस यही चल रहा है। तब तक यहाँ पे आके अपना मतलब पावर बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। तब तो सिंपली क्या हो रहा है, ट्रेड बिजनेस। अब ये 1498 में बाय सी रूट अराउंड द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होते हुए रूट ये डेवलप कर लेंगे, मतलब इनको मालूम पड़ेगा और ये इंडिया पहुंचेंगे। ही वॉज रिसीव्ड बाय द जमोरिन ऑफ कैलिकट, यानी उस समय कैलिकट में जो रूलर था जमोरिन, उन्होंने इनको रिसीव किया यानी एक तरीके से स्वागत किया। फिर इंडिया में कोई आ रहा है तो उसको देखा जा रहा है ना। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ पोर्टुगीज प्रेजेंस इन इंडिया।
और ये वास्को ड गामा का आना ही सिंबॉलिक या सिंबलाइज करता है कि पोर्चुगीज प्रेजेंस हो गए, मतलब पोर्चुगीज लोग इंडिया में आ रहे हैं, यानी फर्स्ट प्रेजेंस हम इसे बोल देंगे कि 1498 के बाद से इंडिया के अंदर पोर्चुगीज लोगों का आना स्टार्ट हो गया। अब एकदम से ही एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं होगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। ये आया, कुछ सामान लेके जाएगा, 2 बार आएगा हालांकि वास्को ड गामा। उसके बाद इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसे कर रहे हैं लोग, वो देखेंगे। द पोर्टुगीज गवर्नमेंट क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम कंट्रोल्ड बाय वायसरॉय। अब ये भी समझने वाली बात है कि देखो, वायसराय बनाने का कॉन्सेप्ट पोर्टुगीज लोगों ने स्टार्ट किया है। ट्रेड करने का सिस्टम कौन क्रिएट कर रहा है? पोर्टुगीज लोग। और यही पोर्टुगीज लोग जो हैं बाद में डिफीट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से। अभी कॉन्सेप्ट इन्हीं लोगों का है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, अगेन एक और स्पेलिंग या फिर एक और नाम जो आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया became द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहला पोर्टुगीज वायसराय जो होगा वो फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया है। और he introduced the blue water policy which aimed at controlling the sea and limiting Portuguese activities mainly to trade। ब्लू वाटर पॉलिसी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपना रहा है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। ब्लू वाटर पॉलिसी का एम क्या है ना? एम क्या है कि कंट्रोल बना के रखना है सी पर और सिर्फ ट्रेड एक्टिविटीज करनी है। यानी कहने वाली बात क्या है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ रहे, ये लोग इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करने की बातें नहीं कर रहे, ये इंडिया को कॉलोनी बनाने की बात नहीं कर रहे। इनका मेन पर्पस क्या है कि हमको इंडिया से ट्रेड करना है। देन नेक्स्ट पर्सन जो आएगा, अल्बुकर्क। हिंदी में लिखना बहुत आसान है, अल्बुकर्क बोलते हैं अल्बुकर्क है, इंग्लिश में स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है। तो अल्बुकर्क स्पेलिंग 2-3 बार लिखनी है। एंड पोर्टुगीज पावर, कि अल्बुकर्क जब होंगे, वायसराय बनेंगे, तब क्या ना, तब क्या चेंज आ रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे ऊपर तक क्या ध्यान रखना है कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या है, सी को कंट्रोल करना, और पोर्तुगीज की एक्टिविटीज जो होंगी वो मेनली ट्रेड से जुड़ी हुई होगी, ओनली ट्रेड करना है। नेक्स्ट है अल्बुकर्क। पूरा नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो, है ना? अल्फोंसो नाम दे रखा है। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क was the most important Portuguese वायसराय इन इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमें बात समझे इंडिया के अंदर कौन है पोर्तुगीज वायसराय, तो है अल्बुकर्क। He captured Goa in 1510 फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। अब ये याद रखने वाली बात है, अगेन एमसीक्यू भी बन जाता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। तो दिया हुआ है कि अल्बुकर्क ने गोवा को कब एक्वायर किया। अब इसमें स्टेटमेंट बनाना है तो 1510 को कुछ चेंज कर देगा ईयर को। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि गोवा पे जो कैप्चर कर रहा है वो 1510 में, 1510। किससे कैप्चर किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के सुल्तान से उसने इसको ले लिया, गोवा। अंडर हिम पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड टू। और अल्बुकर्क के टाइम में गोवा ही नहीं, दीव एंड दमन, हुगली एंड बालासोर इन बंगाल, ये एरिया भी ये लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि इन एरियाज पर भी पोर्तुगीज का डोमिनेशन बढ़ जाएगा। तो एक तो हो गया गोवा, दीव एंड दमन, हुगली एंड बालासोर। देन नेक्स्ट है, गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। गोवा क्या होगा? पोर्ट, अब देखो जिस पर सबसे पहले कंट्रोल करोगे, जिसके बगल में ओशियन है, जिस पर सबसे ज्यादा पावर अपनी है, सबसे स्टार्टिंग से पावर, उसी को कैपिटल बनाता है।
कोई भी ग्रुप, कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन। तो इन्होंने भी क्या किया, गोवा को अपना हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के अंदर जो गोवा होगा वो हमारा हेडक्वार्टर। देन ही मतलब अल्बुकर्क, ही इंटीग्रेटेड लोकल पीपल इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पहली बार ये सोचेगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि पोर्टुगीज लोगों ने इंडियन लोगों को ही अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में रखना स्टार्ट कर दिया। एंड प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी एंड इंटर मैरिजेस। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है, और इंटर मैरिजेस का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि जो भी पुर्तगीज लोग हैं वो इंडियन फीमेल से मैरिज कर लें, और फिर जब वो बच्चे होंगे तो वो पोर्तुगीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक अलग तरह का इन्होंने डेवलपमेंट किया, जहां पे इनका पर्पस था कि लंबे टाइम तक यहाँ पे अपन को कंट्रोल बना के रखना है। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? देन अगला है, ये तो हो गया पोर्तुगीज लोगों का। देन हम देखते हैं कॉजेज ऑफ पोर्तुगीज डिक्लाइन। अब डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ये इनके मेन मेन की पॉइंट है ना। बहुत लंबी थ्योरी तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको समाप्त करना है तो वो कैसे, पोर्तुगीज लोग क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं। तो पहला कारण है कि वीक सक्सेसर आफ्टर अल्बुकर्क। मतलब अल्बुकर्क जो वायसराय बन के आया उसके बाद कोई ऐसा चमत्कार का नहीं, इतना बहादुर या फिर इतना अच्छा कोई इनका वायसराय नहीं आया। देन करप्शन एंड पुअर सैलरीज अमंग ऑफिशियल्स। इसका मतलब होता है कि अ, इनको सैलरी कम मिल रही थी, ये लोग ट्रेड करने आए थे, तो कई बार ऐसा होता था कि जो ये अधिकारी है वो अपना पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं वहां पे। पर्सनल ट्रेड मतलब बोल रहे हैं कि कंपनी के लिए ट्रेड, लेकिन हर कोई अपना अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, और बाद में मतलब ऐसे देखने को मिल रहा है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है और पर्सनल बिजनेसेस बढ़ जा रहे हैं वो ज्यादा। तो करप्शन एंड पुअर सैलरीज ऑफिशियल्स में। फोर्स कन्वर्जन एंड इंटर मैरिज क्रिएटेड हॉस्टिलिटी अमंग लोकल्स। अब ये बड़ा गड़बड़ वाला काम है, जैसे आज भी हमारे यहाँ पे होता है ना कि डिफरेंट रिलीजन से मैरिज कर लेना खराब है या फिर दिक्कतें आती है। जब हमारी कंट्री में आज ये चीज नहीं हो पा रही है ढंग से, ये बंदा सोच रहा है 1500 में कि इंटर रिलीजन मैरिज या फिर इंटर मैरिजेस डिफरेंट डिफरेंट लोग ग्रुप में, और फोर्स कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये चाह रहे थे कि ईसाई बन जाओ, है ना, क्रिश्चियन बन जाओ। ये बैकफायर कर गया इनको, और ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, है ना। ये बड़ा गड़बड़ मामला है। एक और चीज है कि पोर्टुगल का अंडर द स्पेनिश कंट्रोल इन 1580, कि अपने आप में पोर्टुगल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा स्पेनिश लोगों के 1580 में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द डच एंड लेटर द इंग्लिश। कॉम्पिटिशन में कौन है इनके, डच लोग और ब्रिटिश। और हम जान ही रहे हैं कि ब्रिटिश तो दुनिया को जीत ही लेते हैं बाद में, तो ये ऑब्वियसली हार गए होंगे। डिस्कवरी ऑफ ब्राजील शिफ्टेड पोर्टुगीज अटेंशन अवे फ्रॉम इंडिया। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि ब्राजील भी कोई जगह है, और पोर्टुगीज का अटेंशन शिफ्ट हो गया, है ना। और इस वजह से जब अटेंशन शिफ्ट हुआ तो चीजें और ज्यादा चेंज होती चली गई, और इसकी वजह से इनका इंडिया पे कंट्रोल हो जाएगा लूज। ये तो हमने समझा कि पोर्टुगीज क्यों डिक्लाइन करे, लेकिन भाई पोर्टुगीज इंडिया में आया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा। तो क्या क्या इम्पैक्ट डाला, तो इम्पैक्ट बड़ी ध्यान से देखना है कि पोर्टुगीज लोगों का क्या इम्पैक्ट रहा। इम्पैक्ट ऑफ पोर्टुगीज, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी अलोंग द वेस्ट कोस्ट। इन्होंने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर दिया। अब ध्यान दो, तब से है क्रिश्चियनिटी, तो अभी तो चल रही है ना। वेस्ट मतलब वही गोवा, दमन, दीव, केरला, इन सभी जगहों पे अगर आप देखें तो अभी भी क्रिश्चियनिटी बहुत है। तो इसने प्रमोट भी कर दिया, मतलब एक तरीके से एक इम्पैक्ट डाल दिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस बाय मिशनरीज। मिशनरीज मतलब जिनको कोई रिलीजियस पर्पज है, अपना कोई पर्पज के साथ स्कूल और कॉलेज खड़े किए गए, बनाए गए, तो वो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। देन इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस, ये पॉजिटिव है हमारे लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को डेवलपमेंट किसने करवाया, पोर्तुगीज लोगों ने। और ये आपको मालूम है कि पहली बुक जो प्रिंट की गई है, फिर जो सबसे ज्यादा प्रिंट की गई बुक जो है वो बाइबल है। प्रिंटिंग ऑफ बाइबल इन इंडिया, इंडियन लैंग्वेज सच एज कन्नडा, मलयालम। बाद में फिर इस बाइबल को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया। अब बाइबल का अपना एक लंबा इतिहास रहा है, ऑब्वियसली रिलीजियस बुक है, तो बाइबल प्रिंट की गई। देन
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड प्लांट्स, नए नए क्रॉप्स और प्लांट्स को मतलब डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं? टबैको, पोटैटो, चिली, पाइनएप्पल, सपोटा, ग्राउंड नट्स एंड अदर्स। इसमें से कोई मतलब पढ़ने तो पूरे हैं, क्योंकि आजकल मालूम नहीं है, क्या पूछ लिया जाए। जिस तरह का सवाल पेपर आया तो उससे तो यही लग रहा है कि छोटी छोटी बातें ही पूछी जा सकती है, तो आपको नाम सारे ही ध्यान रखने पड़ेंगे ना, कि क्या क्या होता है। इसमें सपोटा आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। वैसे तो इसको नॉर्मली चीकू बोलते हैं, चीकू टाइप का है। तो सपोटा है, सपोटिला है ना, ये फ्रूट में आ गया। अब कंक्लूजन तो कोई जरूरत है नहीं। बेसिकली पोर्तुगीज द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे पहले पैर जमाने वाले लोग कौन है? पोर्तुगीज हैं। Their political power declined, but their cultural and religious influence remained significant. उनकी political power कम हुई, लेकिन cultural और religious value उनकी बनी रही। ये था पोर्तुगीज के बारे में। एक और देखते थे डच। डच लोगों ने क्या काम किया? तो डच एंटर्ड इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज। अब ये भी ध्यान रखना, सिक्वेंस भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन आया? पोर्तुगीज है ना, फिर कौन आया? डच आए। क्योंकि आजकल चल ही रहा है डेप्थ में पूछने वाला काम। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1592। अब इन्होंने भाई ईस्ट में ट्रेड करना था इंडिया के साथ, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी डच के अंदर 1592 में। ट्रेड विद द ईस्ट। तो मैंने पहले कभी बताया भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ईस्ट में ट्रेड करने वाली कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटेन का ईस्ट वाला विंग पे कंट्रोल, और फिर डच के लिए होगा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, DEIC। देन Cornelius Houtman is considered the first Dutchman to came to India। जैसे हमने वहां भी पढ़ा था कि पोर्तुगीज में सबसे पहले कौन आया, तो पोर्तुगीज में आने वाला इंसान वास्को ड गामा है। और डच लोगों में कौन आया सबसे पहले? Cornelius Houtman। देन इन्होंने अपने कुछ ट्रेडिंग सेंटर, बिजनेस करने के लिए कुछ सेंटर्स बनाए। कहाँ कहाँ पर है? तो मेजर डच सेटलमेंट इन इंडिया कहाँ कहाँ पे है? नागापट्टिनम, तमिलनाडु। मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। चिंसौरा, बंगाल। माहे, मालाबार कोस्ट। तो अगेन इनको दो तीन बार पढ़ना है कि नागीपट्टनम कहाँ पर है। तो नागीपट्टनम तमिलनाडु। एक सेकंड इसको। ठीक है, नागीपट्टनम कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु। देन नेक्स्ट है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। चिंसुरा, बंगाल। माहे, मालाबार कोस्ट। देन जिसमें से पहले रूल करते हैं, जो मेन होता है वो हेडक्वार्टर बन जाता है। तो नागपट्टिनम सर्व्ड एज द डच हेडक्वार्टर इन इंडिया। पहला नाम भी है और ये हेडक्वार्टर भी इनका। डच लोग डिक्लाइन कैसे हो रहा है? दे कुड नॉट compete effectively with the Portuguese and the French। अब डच लोग तो बेचारे इसलिए ये हार जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंच वो इंग्लिश और पोर्तुगीज से ही फाइट नहीं कर पा रहे। देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट रिमेन इन इंडोनेशिया वेयर दे हैड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। और इनका इंडिया से ज्यादा जो इंटरेस्ट था या बिजनेस का फायदा होना था वो इंडोनेशिया से होना था। तो इन्होंने सोचा यार इंडिया को छोड़ इंडोनेशिया पे फोकस करते हैं। एज अ रिजल्ट डच इन्फ्लुएंस इन इंडिया डिक्लाइंड एंड इवेंचुअली डेड, मतलब एंडेड। तो इसलिए धीमे धीमे डच लोगों का इंडिया में इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। अब इनका सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो हमको पोर्तुगीज के लिए ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा एक भी चीज कराता हूँ, फिर हम लोग ब्रिटिश से स्टार्ट करेंगे। अगला है डेनिस। तो अब थोड़ा याद रखना कि पोर्तुगीज सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर डेनिस आए। डेनमार्क वॉज अ माइनर यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन इंडिया। और इंडिया में थोड़ा बहुत एरिया ही कैप्चर कर पाएंगे। अगेन ये लोग बनेंगे डच या फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। डेन की है तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। वॉज फॉर्म्ड इन 1616, 1616। तो वास्को डी गामा हो गया, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा ये हो गया सेटलमेंट्स। तो त्रिनकुएबार या फिर त्रिनकुएबार बोलते थे उस टाइम में, इन तमिलनाडु। त्रावणकोर तो नहीं है। त्रिनकेवार ध्यान रखना है ना आपको। तमिलनाडु वो स्टेब्लिश इन 1620, 1620 में बना। देन श्री रामपुर, जिसे अपन बोलते थे फ्रेडरिक्सन नागौर, या फिर जैसे भी इसको बोल सकते हैं। तो श्री रामपुर ध्यान रखना है, नियर कोलकाता।
became an important Danish settlement in 1755. तो इसमें ये नाम दे रखा है वो श्रीरामपुर, है ना, पोर बोल देते हैं इसको। देन फ्रिडरिकिन्स नोरगोर, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, 2-3 बार लिख के देखना है, स्पेलिंग लिखना आ जाएगा। ये डेनिश सेटलमेंट में नाइट्स 1755 में इन्होंने डेनिश सेटलमेंट बनाया यहाँ पे। अब कल्चरल कंट्रीब्यूशन की भाई डेनिश लोगों ने क्या कल्चरली इम्पैक्ट कंट्री पे डाला। दो देयर कमर्शियल सक्सेस वाज लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस तो नहीं किया इंडिया में, द डेनिश मेड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कंट्रीब्यूशन, लेकिन कल्चरली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डाला। Since the British restricted missionary work in their territories, Sri Rampur became a safe center for missionaries. तो जो श्री रामपुर इनके अंडर में था, वहां पर ये मिशनरी एक्टिविटीज कर सकते थे। श्री रामपुर मिशन में क्या है, इन 1799 विलियम क्रे या केरे एंड अदर बैप्टिस्ट मिशनरीज एस्टेब्लिश अ प्रिंटिंग प्रेस श्री रामपुर। तो मतलब कुछ और क्रिश्चियन लोगों ने श्री रामपुर में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। इन 1819 कैरे फाउंडेड श्री रामपुर कॉलेज, तो एक कॉलेज बनाया गया श्री रामपुर कॉलेज। In 1827, the Danish king granted it the status of university, और बाद में श्री रामपुर कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। End of Danish presence, डेनमार्क सीडेड श्री रामपुर टू ब्रिटेन इन 1845, मतलब बेसिकली 1845 के बाद से इनका कंट्रोल यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना, और श्री रामपुर बाद में ब्रिटिश के हेल्प में आएगा, मतलब काम में आएगा। डेनिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंडेड बट देयर एजुकेशनल लेगेसी रिमेन्ड इम्पोर्टेंट। तो डेनिस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, बट एजुकेशन के फील्ड में इनका इम्पैक्ट बना रहेगा लंबे टाइम तक। तो ये थोड़ा आपको डेनिस पे ध्यान रखना है। अभी आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, तो सीक्वेंस में एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कौन आया, पोर्तुगीज, फिर डच, फिर डेनिस, ठीक है। तो पोर्तुगीज, डच, डेनिस, देन ब्रिटिश। तो पी, अब डी डी, डच, डेनिस और ब्रिटिश, ये थोड़ा सा आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के बाद तो बिगिनिंग द ट्रेड, ब्रिटिश ट्रेड, और इसके बाद तो फिर सब चीजें दुनिया में बदल जा रही होंगी, ठीक है। इतना जो पढ़ाया समझ में आया यहाँ तक। अब इसको ना बहुत छोटा कंटेंट है, याद ही कर लेना है ना, भूलना नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश वाला पॉइंट हम लोग अगली क्लास में करा देंगे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स से तो फिर चीजें लंबी चलने वाली है। हाँ जी, तो नीरू पूनम दोनों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं।